मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच एक नई पहल लेकर टैलेंट 50 चैनल की एक शुरुआत है और इसके द्वारा मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की, मैं यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको बताया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्चुअल पूरा डिटेल में और इस डिटेल में बताने के साथ ही प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन और क्वेश्चन आने की क्या क्या प्रायोरिटी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं और आप नए टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उसी सेम टॉपिक से आ रहे हैं, आप कैसे उसे अंडरस्टैंड करें, कैसे समझें कि उसी टॉपिक का है और उसे कैसे सॉल्व करने की दिशा में बढ़ें। मेरे कहने का मतलब एक ऐसी पहल जिसके द्वारा आप घर पे रह के यूट्यूब के माध्यम से टैलेंट 50 चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये तैयारी ऐसा नहीं छोटी तैयारी, आप आईएएस की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और अन्य एग्ज़ाम जो इस सब्जेक्ट से संबंधित है आप उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की तैयारी में कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टॉपिक से आईएएस का भी क्वेश्चन आ रहा है, इसी टॉपिक से पीसीएस का भी क्वेश्चन आ रहा है और इसी टॉपिक से एसएससी या अन्य अदर एग्ज़ाम, आप नेट का पेपर देते हैं तो नेट या अन्य कोई एग्ज़ाम, टॉपिक एक है लेकिन अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इससे बनने वाले क्वेश्चन कई परीक्षाओं में कई तरीके से आपको दिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकुलर टॉपिक की यदि पूरी तैयारी है, आपने कॉन्सेप्ट समझा है, तो क्वेश्चन चाहे जिस लेवल का आए आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, आप फैक्चुअल पढ़ते हैं, आप केवल फैक्ट पे चल रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है कि छोटी परीक्षाओं के स्तर पे कभी कभी सफलता मिल सकती है, लेकिन इन परीक्षाओं में सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं, ये असंभव सा हो सकता है। अर्थात मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जो एक शुरुआत करने जा रहा हूँ, उस शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूँ कि कंपटीशन में आने वाले जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आईएएस के लेवल पे, पीसीएस के लेवल पे जो भी सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ और अन्य मुद्दे जो भी इस परीक्षा में आते हैं, उन मुद्दों पर एक व्यापक चर्चा की जाएगी। व्यापक चर्चा के बाद क्वेश्चन अभी तक कैसे आए हैं और उन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन लगभग 20 ईयर्स 20 वर्षों का, इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के साथ उसका नेचर देखेंगे,
नेचर में परिवर्तन देखेंगे और आने वाले समय का अजम्पशन भी करेंगे, और साथ ही इसी पर्टिकुलर टॉपिक से हर समय कैसे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं इसकी अवधारणा भी आप में विकसित होनी चाहिए। अर्थात चीज़ों को कंसेप्चुअल पढ़ना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। मैं टॉपिक की शुरुआत पॉलिटी से करूंगा, जिसे आप राजव्यवस्था कहते हैं, और इस पॉलिटी में जो पहला टॉपिक आपको मैं बताऊंगा वो प्रियम्बल होगा। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम में वीडियो उपलब्ध रहेगी, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में वीडियो उपलब्ध रहेगी। क्वालिटी सेम रहेगी, क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई भी ऐसा बायस आपको देखने में नहीं मिलेगा। जितना बेहतर इंग्लिश मीडियम में होगा उतना बेहतर हिंदी मीडियम में होगा, और वीडियो है आपके पास फ्री में उपलब्ध रहेगी, आप कभी भी दोनों को देख सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। वो लोग जो ये सोचते हो कि 10 मिनट 5 मिनट में कोई टॉपिक समझ में आ जाएगा, अच्छा है कि ना देखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई जाएंगी तो थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हाँ, तनाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, चिंता के लिए कोई जगह नहीं होगी टॉपिक में, चिंतन के लिए जगह जरूर होगी, क्योंकि मैं भी कोशिश करूँगा कि आप चिंतन के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें, चिंता के प्रति नहीं। तो मैं टॉपिक की शुरुआत पॉलिटी से करूँगा, और इस पॉलिटी में प्रियम्बल से, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना, और इंग्लिश में इसी को प्रियम्बल कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को यदि आप सही से समझते हैं, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, प्रस्तावना का महत्व समझ लेते हैं, तो आप मान के चलिएगा ना केवल आप प्रस्तावना को समझ पा रहे हैं, बल्कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आने वाली चीज़ें किस रूप में होंगी, आप उन सभी अवधारणाओं को, उन सभी कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे। प्रस्तावना से क्वेश्चन आते रहते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं लोग पहचान नहीं पाते, कुछ लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये प्रस्तावना है। इसकी शुरुआत हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम बी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब यहां से क्वेश्चन बना होगा, क्वेश्चन बनेगा, बार बार बनेगा। हाँ, कभी डायरेक्ट बनेगा तो कभी इनडायरेक्ट बनेगा। ऐसे ही प्रस्तावना के प्रत्येक वर्ड उतने इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि संविधान में आने वाले कुछ आर्टिकल आपको बहुत इम्पोर्टेंट दिखते हैं और उनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। और प्रस्तावना में ऐसे ही प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि यह एक नए क्वेश्चन की तरफ
संकेत करता है, और संकेत ही नहीं करता बल्कि इस पे आपके क्वेश्चन, आपके प्रश्न बने भी हुए हैं, आए भी हैं। आईएएस जैसे एग्ज़ाम में आए हैं, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में आए हैं, एसएससी में आए हैं, कभी कभी फैक्ट बेस पे आए हैं, तो कभी कभी कॉन्सेप्चुअल आए हैं। बड़ी परीक्षाओं में अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, और उस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आप तभी समझ सकते हैं जब प्रियम्बल के एक एक वर्ड का महत्व, एक एक वर्ड पर संविधान बनाने वाले जो लोग थे उनका विचार। ये प्रियम्बल प्रस्तावना आपको ये बताता भी है कि संविधान सभा में कार्य करने वाले लोगों के विचार क्या थे, कैसे लोग थे, वो क्या देना चाहते थे, उनकी कितनी क्षमता थी, और आने वाले समय में लोगों को किस तरीके से क्षमता विकसित करने के लिए बताना चाहते थे। प्रस्तावना ही यह बताएगा कि भारत के लोगों की क्या इच्छाएं थी। भारत के लोगों की इच्छाओं को इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इससे पहले जो लोगों की इच्छाओं को रिप्रेजेंट किया गया उसको कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आया है, छोटी परीक्षाओं में भी आया है। उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बनेगा कौन। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रिप्रेजेंट किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। और यह भी समझिए कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत भारत के लोगों की इच्छा, उनकी आकांक्षा, क्योंकि आज़ादी को पाने में सभी लोगों ने अपना योगदान दिया था, वो चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर सामान्य व्यक्ति हो। मेरे कहने का मतलब चाहे पुरुष हो या महिला हो, व्यापारी हो या किसान हो, सभी व्यक्तियों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कोई डायरेक्ट किया, कोई इनडायरेक्ट किया। तो अब जब देश आज़ाद होने की स्थिति में आया तो सबकी अपनी इच्छाएं होंगी, क्योंकि जब भी हम संघर्ष करेंगे या आप संघर्ष करेंगे किसी चीज़ के लिए, संघर्ष में तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, तभी संघर्ष में पार्टिसिपेट करेंगे। जब आपकी कोई इच्छा है नहीं तो किसी चीज़ के लिए संघर्ष आप क्यों करेंगे। ये सामान्य सी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत आंदोलन में भाग लेने वाले अर्थात भारत देश के सभी लोगों की इच्छा और आकांक्षा, इच्छा और आकांक्षा, उनकी डिजायर क्या थी, उनकी आशा क्या थी संविधान से, उनकी आशा क्या थी देश के विधानसभा में बैठने वाले हैं। अर्थात इस उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ादी में भाग लेने वाले अर्थात भारत देश के सभी लोगों की, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, चाहे अमीर हों या फिर गरीब हों, सभी लोगों की इच्छाओं का एक प्रकार से यह पत्र था। अर्थात उनका प्रस्ताव था, लोगों की इच्छाओं का प्रस्ताव।
आज़ादी के समय संघर्ष करते समय जो उनकी इच्छा थी उसका प्रस्ताव था। यही उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया है, आता भी रहेगा कि प्रस्तावना का आधार क्या है। तो प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसमें क्या चीजें थी? तो सामान्य रूप में अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आप ये समझने का प्रयास करें कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों की इच्छा, आकांक्षा और आशा थी कि देश जब आज़ाद होगा तो हमें क्या मिलेगा। व्यापारियों के लिए था, देश आज़ाद होगा तो हमें व्यापार करने के स्तर पे कैसा मौका मिलेगा। गरीबों के लिए था, देश आज़ाद होगा तो हम इतने गरीब हैं, वंचित हैं, हमारे लिए क्या मिलेगा। समाज में, देश में जो विभिन्न समाज और उस समाज के अंतर्गत विभिन्न वर्ग, अर्थात आप कह सकते हैं दलित, पिछड़े और सामान्य वर्ग, जो भी लोग थे उनकी भी अपनी आशाएं थी कि समाज में हम इतने शोषित हैं तो संविधान में हमें क्या अलग मिलेगा। क्या हमारा शोषण वैसे ही चलता रहेगा या फिर संविधान कुछ प्रावधान करेगा। महिलाएं थीं, उनकी भी अपनी इच्छा थी कि हमें क्या मिलेगा। क्या हमें समाज में बराबरी मिल पाएगी, क्या हमें पढ़ने का अधिकार मिल पाएगा, क्या हमें सबके साथ चलने का अधिकार मिल पाएगा। ये सारी चीजें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में इसमें मौजूद थी। इतना ही नहीं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत करेगा, इसका मतलब वो जनता अर्थात सभी लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। तो यदि सभी लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व संसद में जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत कराया जा रहा है या ये कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि आगे चलकर प्रधानमंत्री भी यही बनेंगे। ये यहां से कन्फर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक पार्टियों के स्तर पे जो लीडर बात करता है, जो लीडर कोई भी मुख्य बात उसी के माध्यम से कहलवाई जाती है, सबसे पहले वही आता है। तो वहां पे आप ये समझ जाते हैं कि यदि ये पार्टी सत्ता में आई तो इस पार्टी के स्तर पे प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अर्थात अगर वो स्टेट का चुनाव है तो मुख्यमंत्री कौन होगा और देश का चुनाव है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। आप देख रहे होंगे आजकल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देखते होंगे जब कोई भी योजना लॉन्च करनी होती है, कोई विशेष चीज लोगों को बतानी होती है, चुनाव में कोई वादा करना होता है, तो सबसे पहले उन्हीं के माध्यम से बातों को रखवाया जाता है। ये इसीलिए रखवाया जाता है कि जनता की इच्छाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई विरोध होना होगा तो यहीं पे हो जाएगा, कुछ बदलाव हो जाएगा। अगर सब सही चल रहा है तो फिर यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। अर्थात जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐसे ही था। अब हमें ये देखना है ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया। प्रस्तावना ये जो लिया गया अमेरिका से लिया गया। अमेरिका, देखो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बी.एन. राव जिनको संविधान की एक बेहतर जानकारी थी, उन्हें संविधान सभा के लोगों ने भेजा कि आप जाइए और विभिन्न देशों में जो आज़ाद देश हैं
जिनका अपना संविधान है, वहाँ पे देख के आइए क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या वो अच्छी चीज़ें, ध्यान रखना है केवल अच्छी चीज़ें नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें से कौन सी अच्छी चीज़ें हमारे देश के वातावरण के अनुसार, हमारे देश के एनवायरनमेंट के अनुसार, हमारे देश की स्थितियों के अनुसार हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत का संविधान एक कॉपी है, कॉपी नहीं है। कॉपी उसको कहते हैं, नकल उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति आंख मूंद कर चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, आंख मूंद कर चीज़ों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब आप तार्किक स्तर पे उसको कस के किसी चीज़ को कसौटी पर रख के जब आप उसे अपने आचरण में लाते हैं तो उसे नकल नहीं कहते, बल्कि उसे जागरूकता कहते हैं और समय की बचत कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हुआ, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रावधान, राष्ट्रपति के स्तर पे राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कहाँ से ली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से अर्थात नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर जब टॉपिक आएगा तो उसके स्तर पे हम चर्चा करते रहेंगे। तो अभी आपको ये समझ लेना है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। अब देखिए ये प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव, इस प्रस्तावना का आधार था उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं पर आधारित था, अर्थात इसमें लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं को दर्शाया गया। अब इन चीज़ों को, यही चीज़ें बनती हैं प्रस्तावना का आधार। अब यहाँ पे संविधान सभा में जो लोग यहाँ पर होंगे, प्रस्तावना में जो भी चीज़ें दी जाएंगी, जो भी चीज़ लिखा जाएगा, तो आप ये समझिए ये सारी चीज़ें संविधान सभा में बैठे हुए लोगों के लिए एक प्रकार से उनके विचार, ये क्या सोचते हैं किसी देश के बारे में, उसे रिफ्लेक्ट करेगा, उसे बताएगा, उसे दर्शाएगा। मेरे कहने का मतलब कि प्रस्तावना के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि संविधान सभा में भाग लेने वाले, संविधान को बनाने वाले लोगों की सोच क्या थी, उनका विचार क्या था, उनकी कल्पना और उनकी इच्छा क्या थी। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। आईएएस में भी इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और छोटे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन जब बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बहुत 3-4 जो ऑप्शन देंगे उस ऑप्शन को अपने कॉन्सेप्ट पर कसना है, अपनी कसौटी पर कसना है और फिर आपको उसमें से तुरंत कौन सही है कौन गलत है इसको समझने में आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट में यही चीज़, अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि संविधान बनाने वालों के दिमाग में क्या था, उनका विचार क्या था। इसके प्रस्तावना के द्वारा संविधान को बनाने वाले लोगों के विचारों को हम बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला हम देखेंगे कि प्रस्तावना, देखिएगा प्रस्तावना के बारे में एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है कि किसी भी चीज का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव सामाजिक स्तर पे भी होता है, सामान्य जीवन में भी प्रस्ताव होता है। आप इतना सोचिएगा, पहले आप सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप ये सोचिए
किसी के साथ जब आप मित्रता करते हैं तो मित्रता करने का प्रस्ताव कैसा होगा, इससे यह पता चल जाता है कि मित्रता कितने दिन तक चलेगी। कोई भी कार्य दो लोग शुरू कर रहे हैं, मिलकर शुरू कर रहे हैं, तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रस्ताव कैसा है, इससे पता चल जाता है कि दोनों लोगों के रिश्ते कब तक चलेंगे। प्रस्ताव बेहतर होगा तो उन चीजों की समय अवधि काफी ज्यादा होगी, और प्रस्ताव यदि किसी भी प्रकार से यदि उसमें कुछ ऐसा दिखता है, किसी एक ही पक्ष की तरफ झुकाव यदि दिखेगा, तो वह फिर एक लंबे समय के लिए शायद ही बेहतर हो, अर्थात वो लंबे समय के लिए बेहतर नहीं हो पाता है। तो प्रस्तावना में हमें देखेंगे कि यहाँ पे सभी के लिए, देश के लिए, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, वंचित लोगों के प्रति, संपन्न लोगों के प्रति किसी न किसी रूप में वे सारी चीजें देने का प्रयास की गई हैं जिनको एक उस देश को जरूरत पड़ती है जो देश बेहतर बनना चाहता है, जो देश आगे बढ़ना चाहता है, जिस देश का उज्जवल भविष्य हो आगे चलकर। वो सारी चीजें प्रस्तावना के माध्यम से रिप्रेजेंट की गई हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भारत के लोग ये डस्टर थोड़ा सा खराब हो गया है, तो कोई बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। ये समझिए, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू हुआ है। जब अलग अलग थे तो सबने सताया। कभी यूरोपियंस आए, यूरोपियन तो आए ही थे, शुरू में पुर्तगाली आए, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, सब बारी बारी से आए। सब ने कुछ समय तक अपना अधिकार भी दिखाया, और अंग्रेजों के आने के बाद वो अपना शासन सत्ता पर ही आ गए। अर्थात सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी ने किया तो अंग्रेजों ने किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जब अंग्रेज आए तो क्या ये अचानक गद्दी पर बैठे? तो आप देखेंगे कि नहीं, ये एक एक से लड़ते थे। अर्थात अर्थात कई लोग अलग अलग, उनके साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं। तुलसीदास जी ने, देखो, साहित्य के स्तर पे धार्मिक पुस्तकों को यदि साहित्य के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और धार्मिक पुस्तकों को केवल धर्म के नजरिए गूढ़वादिता विकसित होती रहती है। तो ये सबका अपना अपना विचार होता है। धर्म में आस्था होनी चाहिए, रखनी चाहिए, धर्म का सम्मान बना रहना चाहिए, सभी को एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट को ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि धर्म को धर्म के माध्यम से आगे बढ़कर हम उसे एक साहित्य के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे हम आलोचनात्मक व्याख्या कर सकें। तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से लिखा भी है, कमेंट किया है समाज पर। जितना मैं समझने का प्रयास करता हूँ कि को नृप होए हमें कहानी, कि राजा कोई भी बने मेरे को क्या मतलब। जिस समाज में ऐसी सोच होगी वहाँ पर ये निर्धारित हो जाता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई हमारे ऊपर अधिकार कर लेगा। अर्थात जब मैं, सभी लोग अलग थे, अंग्रेज एक एक से लड़े, इनको युद्ध में हराए, फिर इनको हराए, फिर इनको हराए, फिर इनको हराए, फिर धीरे धीरे सबको हरा दिए, और सबको हरा दिए तो भारत देश क्या बन गया? गुलाम बन गया। गुलाम हुए, फिर सोचे, जागे, और फिर एक हुए तो अब हम बने। तो मैं थे,
जब तक मैं थे गुलाम थे, और जब हम हुए तो आज़ाद हो गए। तो हम भारत के लोग अर्थात राजनीतिक सत्ता का स्रोत अर्थात पूरी की पूरी ताकत, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा कौन होगा? हम होंगे, अर्थात भारत की जनता। अब भारत की सत्ता किसके हाथ में होगी? भारत की जनता के हाथ में। भारत के लोग जिसे चाहेंगे उसी को गद्दी पर बैठाएंगे, अर्थात वही प्रधानमंत्री बन सकता है। जिसे चाहेंगे उसी को गद्दी पर बैठाएंगे, वही मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसे चाहेंगे आप अपने क्षेत्र में उसी को एमएलए बनाएंगे, जिसे चाहेंगे आप अपने गांव में उसी को प्रधान बनाएंगे। खुद नहीं बन सकता कि अपना वोट लिया बन गया, युद्ध किया बन गया। अब क्या है? अर्थात हम भारत के लोग, पूरी की पूरी ताकत किस में है? भारत देश के लोगों में है। और वो ताकत किस माध्यम से है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन बना हुआ भी है। तो हमारे पास ताकत आएगी कैसे? वोटिंग राइट के माध्यम से। तो वोटिंग राइट के माध्यम से हमारे पास ताकत आएगी। और इसमें एक संशोधन भी किया गया है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि वोटिंग राइट के माध्यम से भारत की जनता के पास ताकत आती है। किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, अर्थात देश का राजा कौन होगा, इसको बनाने के लिए ये आर्टिकल 326 के माध्यम से दिया गया है। पूछा जाए वोटिंग राइट किस आर्टिकल के माध्यम से मिला है, तो 326। भारत की जनता के पास ताकत, अर्थात कोई राजा किस देश का होगा, अर्थात देश का राजा होगा कौन, उसे बनाएंगे कैसे, तो इस ताकत का स्रोत क्या है, अर्थात हम जो हैं इसका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है, तो वोटिंग राइट। इस वोटिंग राइट में चेंज भी किया गया है राजीव गांधी की सरकार में। श्री राजीव गांधी की सरकार में चेंज किया गया। यहीं पर एज जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब यहां पे दो चीजें आपको समझनी है। एज कब घटाया जाएगा ये तो आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सोचना भी है। यदि आपको आगे इंटरव्यू देना है और कहीं पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, कोई एस्से लिखना है, तो वहाँ पे ये सोचना होगा कि ऐसा क्यों किए। यहाँ पे ये आपको सोचना होगा, जब 21 था और जब 18 हुआ, 21 से 18 के बीच में ये जो टाइम पीरियड था, इसमें हमारा एजुकेशन प्रोसेस बढ़ा। जब एजुकेशन बढ़ता है तो लोगों की सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ती है। जब सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है तो हम जो अधिकार यहाँ पे दे रहे थे, उस अधिकार को थोड़ा पहले भी देने की स्थिति में आ जाते हैं, और आना भी चाहिए। इसीलिए किसी देश का एजुकेशन सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे कम समय में समझदारी विकसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब हम भारत के लोग, क्वेश्चन और बना है इस पे, भारत के लोगों पर कि प्रियम्बल में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, पीसीएस के स्तर पर भी, इनडायरेक्ट में आईएएस के स्तर पर भी, और एसएससी और जो छोटे एग्जाम देते हैं उनमें तो रहता ही है। तो ये क्वेश्चन बनता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग भूल जाते हैं, ध्यान हट जाता है
क्योंकि इस प्रियम्बल को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये प्रियम्बल देखने में हल्का लगता है, लेकिन इसी पर आपका पूरा का पूरा संविधान, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। तो ये सोच और समझ के हमें इसमें कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। इसमें क्वेश्चन आता है कि भारत के लोग, प्रियम्बल में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना, इसी प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। उद्देशिका कि प्रस्तावना में किस वर्ड का प्रयोग किया गया है। भारत के लोग, या फिर भारत की जनता, मान लो पहला पॉइंट इसको लें, दूसरा पॉइंट इसको, भारत की जनता, और ही ऐसे वर्ड दे दिए तो वहाँ पे समझना है यहाँ पे जनता वर्ड का यूज नहीं है, ना सिटीजन का यूज है, यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है। और धीरे धीरे लाइनों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि इसे अगर हम लिखना शुरू करेंगे इंग्लिश और हिंदी में तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड फिल हो जाएगा। तो अच्छा है कि हम एक एक लाइन का अर्थ समझते चलें, उसके बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप करते चलें, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें। बाद में इन सभी पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए, चाहे IAS में आए हुए, PCS में आए हुए, SSC में आए हुए, उन सारे क्वेश्चनों के नेचर और उन सारे क्वेश्चनों को हम इससे रिलेट करके देखेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो क्यों इस प्रकार से बन रहे हैं। उन सब का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना एक लॉजिक है। आइए समझते हैं। मैंने आपको हम भारत के लोग, इसके बारे में मैंने बताया था। भारत के लोग, इस पे क्वेश्चन भी आता है, आया भी है, IAS में भी आया है, PCS में भी आया है, और छोटे एग्जामों में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आता रहता है, आया भी है। और आप कहेंगे कि आया है तो उसे बताइए कौन सा आया है। ये वीडियो पूरा होने के बाद, जब ये कहने का मतलब ये प्रियम्बल आप पूरी तरीके से समझ लेंगे, तो एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे। आप जल्दबाजी मत करिएगा, आपको बेहतर समझना है, जिससे आपको दोबारा ये ना सोचना रहे कि प्रियम्बल में कोई डाउट तो नहीं है, मतलब प्रस्तावना में कोई संदेह तो नहीं है। तो इसे ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं आगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसी को सोरेन कहते हैं। सोरेंटी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ध्यान से ये वर्ड देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप देखते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि जब कोई देश निर्णय ले तो उसके आंतरिक निर्णयों में, तो कोई देश जब अपना निर्णय ले रहा है, देश के अंदर ले रहा है, तो उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। अर्थात मेरे द्वारा लिया गया निर्णय, वो मेरे द्वारा लिया गया निर्णय है, कोई दूसरा उस निर्णय पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। अर्थात देश के अंदर मुझे क्या करना है, ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे, ना कि कोई बाहर का व्यक्ति डिसाइड करेगा। भारत की सरकार को किस संधि के साथ जुड़ना है और किस संधि से अलग होना है, ये भारत की सरकार डिसाइड करेगी, ना कि किसी अन्य देश की सरकार ये करने के लिए, किसी से संधि करने के लिए, किसी से संधि तोड़ने के लिए बाध्य कर सकती। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप प्रेजेंट में भी देख सकते हैं। कभी कभी सरकारें ये दबाव डालती रहती हैं दूसरी सरकारों पर कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, लेकिन जब वहाँ पे सोरेंटी होती है तो आप देखते हैं कि सरकारें वही करती हैं जो उनके देश के हित में होता है और जो वो करना चाहती हैं।
कहने का मतलब प्रभुत्व संपन्न सॉवरेंटी उसे बोलते हैं कि जब कोई भी बाहरी देश उस देश के निर्णय में, आंतरिक या बाह्य दोनों प्रकार के निर्णयों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे और ना ही कर सकता हो, ऐसे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये सॉवरेंटी अगर किसी देश के पास नहीं है तो वो देश स्वतंत्र है, यह एक संदेह का बिंदु बन जाता है। और इसके लिए हमेशा यह हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारी सॉवरेंटी बढ़ने के लिए हमारी आर्थिक ताकत भी बेहतर होनी चाहिए, अर्थात समय के साथ हमें आर्थिक रूप से सशक्त होना रहता है। हम जितने आर्थिक रूप से सशक्त होते रहेंगे हमारी सॉवरेंटी उतना बढ़ती रहेगी। अटल जी की सरकार में अमेरिका ने बहुत ही दबाव करके रखा हुआ था। अमेरिका की तरफ से एक सख्त संदेश था कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, लेकिन अटल की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया रोकने के बावजूद। इसका मतलब कि वह एक एग्जाम्पल है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। हम क्या करना चाहते हैं इस पर कोई दूसरा देश हम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जैसे आज नक्सलवाद हमारे देश के अंदर एक समस्या है, इस पे कोई देश हमें कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी समस्या है, उसका निराकरण हमें करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब एक बात और आपको समझना है कि हम किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य निर्णयों में यदि हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हम अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस क्षमता के लिए या अपनी सॉवरेंटी के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे, हमेशा कार्य करते रहेंगे और हमेशा इसके लिए निर्णय लेते रहेंगे। सरकारों द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक भी, अभी कुछ समय पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था भारत सरकार के द्वारा और पाकिस्तान में। दो बातें सामने आ सकती हैं कि हमने दूसरे देश की प्रभुसत्ता पर, सॉवरेंटी पर हमला किया। दूसरा है कि सबसे पहले उन्होंने हमारी सॉवरेंटी पर हमला किया। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई पहले हमारी सॉवरेंटी पर हमला करता है तो फिर हमें अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस क्षमता की रक्षा करने के लिए हम उस देश के स्तर पे एक कड़ा डिसीजन, एक कड़ा निर्णय ले सकते हैं। और ये सरकारें, हर सरकार चाहे जहाँ की हो, अगर वो सक्षम है तो यदि उसकी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षमता पर अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई आंच आती है तो वह एक कठोर निर्णय लेती है, जिससे उसकी संपूर्ण प्रभुत्व या सॉवरेंटी पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगने पाए। ये किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और किसी भी देश की सरकार को और किसी भी देश के लोगों को इसे बचाने के लिए समय समय पर डिप्लोमेटिक स्तर पे, पीपल टू पीपल रिलेशन के स्तर पे हमेशा कार्य करते रहना पड़ता है। भारत चीन का विवाद अभी जो थोड़े समय पहले आया है, इसमें भी हमें अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इस क्षमता का, अपनी सॉवरेंटी की रक्षा करनी थी। इसीलिए डिप्लोमेटिक स्तर पे सरकारें काफ़ी बढ़ चढ़कर कार्य करती रहती हैं, जिससे कि हमारी सॉवरेंटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह ना लग सके। तो इसका मतलब यही होता है, सॉवरेंटी का मतलब एक लाइन में समझने का प्रयास करें कि जब कोई अन्य देश किसी देश की आंतरिक और बाह्य निर्णयों के स्तर पे कोई हस्तक्षेप नहीं करता, अर्थात वह देश अपने देश के अंदर और बाह्य स्तर पे जो निर्णय ले रहा है स्वतंत्र होकर यह निर्णय ले सकता है। इस निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर कोई भी व्यक्ति रोक ना लगाए,
तो ऐसी क्षमता को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्षमता कहते हैं, क्योंकि देश तो हम पहले भी थे, लेकिन वहाँ निर्णय भारत देश के लोग नहीं ले पा रहे थे। निर्णय ब्रिटिश हुकूमत ले रही थी, अंग्रेज ले रहे थे, कुछ गिने चुने लोग ले रहे थे। भारत की जनता के ना चाहते हुए भी इनकी जो मर्जी कहती थी, अर्थात अंग्रेजों की, वो डिसीजन लेते थे। आइए आगे देखते हैं। समाजवादी, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, समझने का प्रयास करें। समाजवादी, इसी को इंग्लिश में सोशलिस्ट कहते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, समाजवादी। अर्थात हमारे यहाँ पर जो समाजवाद होगा कैसा होगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि भारत का समाजवाद एक ऐसा समाजवाद है जो गरीबी का समाजवाद नहीं होगा, ध्यान रखना है। भूतपूर्व सोवियत संघ जैसा समाजवाद नहीं होगा कि सबको एक बराबर ही कर दें। यहाँ सबको एक बराबर करने का प्रयास किया जाएगा, ना कि किसी की संपत्ति को छीनकर किसी दूसरे को देकर उन दोनों को एक बराबर कर दिया जाए। ऐसा समाजवाद टिकाऊ नहीं होता है। अर्थात इक्वलिटी लाना है। इक्वलिटी लाने के लिए जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रमोट करना है आगे बढ़ने के लिए। जो बिजनेसमैन क्लास है, जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना है और बिजनेस करके उन्हीं के टैक्सों के द्वारा उसको गरीबों पर खर्च करना है। उन्हें जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें एक बेहतर माहौल देना है जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ाते रहें। और इधर जो निचले तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, सरकार उनकी सहायता करती रहे और उन्हें भी प्रमोट करे कि वो आगे बढ़े। अर्थात दोनों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो भारत का समाजवाद गरीबी का समाजवाद नहीं होगा, यह स्पष्ट कर दिया गया। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अर्थात भारत का ये समाजवादी शब्द, इसको ध्यान से रखिएगा कि भारत का समाजवाद और भूतपूर्व सोवियत संघ का समाजवाद दोनों में बहुत अंतर है। आगे हमें समझना है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब, अर्थात ये हमने डबल कर दिया है, इसे यहां तक समझना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ध्यान से समझिए, धर्म होता है, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। इन दोनों का जो इंग्लिश में वर्ड है वो है सेकुलर। इस वर्ड से देखिए, और आपके एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आए तो सेकुलर वर्ड पे ध्यान देना। सेकुलर, तो सेकुलर दोनों के लिए यूज होता है, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के लिए। अर्थात हम धर्म और पंथ निरपेक्ष होंगे। अब समझिए धर्मनिरपेक्ष किसे कहेंगे? क्या भारत की सरकार धर्म से, मतलब धर्म के प्रति उसका भाव नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, या फिर धर्म से समान दूरी बना के रखना है, धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना है, क्या होगा? इसी को समझना है। तो आपको ध्यान रखना है, हम भारत के लोग, हम हैं, हमें धर्म की स्वतंत्रता भी है, ये आपके मूल अधिकारों में दिया गया है। उसे जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ देखिए,
धर्मनिरपेक्ष अर्थात सरकार धर्म से समान दूरी बना के रखेगी। समान दूरी का मतलब, ये समान दूरी इस संदर्भ में होगी कि यह धर्म से नागरिकों का शोषण नहीं हो रहा है तो ये धर्म चलता रहेगा, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन धर्म की विकृत व्याख्या करके, धर्म का दुरुपयोग करके यदि कोई व्यक्ति नागरिकों का शोषण करने का प्रयास कर रहा है, समाज में रूढ़वादिता का विस्तार कर रहा है, लोगों को बहका रहा है, धर्म के माध्यम से किसी को लालच दिया जा रहा है धर्म परिवर्तन करने का, तो फिर सरकार वहां पे मौन नहीं बैठेगी, क्योंकि उससे नागरिकों का हित बाधित हो रहा है। तो फिर यहाँ पे सरकार आएगी, हस्तक्षेप करेगी। जैसे प्रेजेंट में आप देखते होंगे कि कुछ लोगों के स्तर पे जो धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण किए, धर्म के नाम पे समाज में कुछ ऐसे कार्य का संचालन करने के स्तर पर थे जो समाज के लिए गलत था, और सरकार जब उसके बारे में समझी तो उन्हें पनिशमेंट भी मिला। मेरे कहने का मतलब, धर्म लोगों की आस्था का प्रतीक है, लेकिन यदि धर्म के द्वारा उनकी आस्था पर चोट की जाएगी, धर्म के द्वारा उनका दुरुपयोग किया जाएगा, धर्म के माध्यम से लोगों का शोषण करने का प्रयास किया जाएगा, तो फिर सरकार वहाँ मौन नहीं बैठेगी। सरकार पूरी तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी और जो भी लोग दोषी होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अर्थात आप इतना समझें कि सेकुलर का मतलब, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब सामान्य शब्दों में ये है कि सरकार धर्म से समान दूरी बना के रखती है, और वक्त आने पर जब नागरिकों का हित किसी धर्म के द्वारा बाधित होता है या धर्म में बैठे मठाधीशों द्वारा बाधित होता है, तब सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप करती है और पूरी तरह से जो भी कानूनी प्रावधान है संविधान के अनुसार सरकार कार्रवाई भी करती है। कुछ एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है, लगा हुआ है माइक, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ भी माइक लगा दिए। अगर इस आवाज़ के द्वारा यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल है, अब यहाँ पे अपना सिस्टम शुरू कर दिए, ये यहाँ पे इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो फिर ये इस धार्मिक कार्य के द्वारा यह कार्य बाधित हो रहा है, दूसरे का मूल अधिकार बाधित हो रहा है। तो फिर धर्म में ऐसे कार्यों के लिए मान्यता नहीं है। अर्थात शोर उतना करिए जिसके द्वारा दूसरे का अहित ना हो, दूसरे को नुकसान ना हो। अर्थात आपका धर्म वहीं तक वैलिड है जहां तक वह दूसरे का अहित नहीं करता है, और जहां से आपका धर्म अहित करना शुरू कर देता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, वहां फिर सरकार हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक मेन बात और समझती है और आपको समझना है। सेकुलर शब्द का मतलब एक और बात है कि भारत सरकार का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान में राजधर्म इस्लाम है और भी कुछ इस्लामिक कंट्री हैं, भारत में ऐसा नहीं है। मतलब भारत सरकार का अपना कोई राजधर्म नहीं होगा। इसका मतलब है भारत के संविधान की, भारत के लोगों की सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव की अभिव्यक्ति को दिखाता है। अर्थात ये समझना है कि सरकार का कोई अपना राजधर्म नहीं होता है, ये भी सेकुलर के अंतर्गत आता है। सरकार समान दूरी बना के रखती है, ये भी सेकुलर के अंतर्गत आता है। अब हमें आगे ये देखना है,
हाँ, लेकिन एक चीज और आप समझ लीजिए, इस सेकुलर का मतलब ये नहीं है यदि कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मुख्यमंत्री बना तो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। उसका अपना एक व्यक्तिगत धर्म होता है और एक जिस ऑफिस पर होता है वहाँ पे वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप में वो अपने धर्मों को मानता है, वो अपने धर्म को मान सकता है, उसके प्रति वो आस्था रखता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों के रूप में सबको उपलब्ध कराया है। तो इसलिए भारत सरकार का कोई राजधर्म नहीं होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका अपना धर्म होता है, वो धर्म मानते भी हैं, इसके लिए संविधान मना नहीं करता। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस बात को उठाते हैं कि प्रधानमंत्री एक धर्म के प्रति न कैसे, क्योंकि उनका अपना धर्म है, वो व्यक्तिगत स्तर पे वहाँ पे गए, तो इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज ये भी समझना है कि सरकारें कभी कभी, कोई हज यात्रा पे जा रहा है, मानसरोवर यात्रा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार अपना लोगों को यात्रा करा रही थी, तीर्थ स्थल के कोई तीर्थ स्थल है वहाँ पर कि लोग जाएं और सरकार वहाँ पे सारी सुविधाएं उसे प्रोवाइड करा रही थी। यहाँ पे ये आपको समझना है कि लोगों के हित के लिए सरकार कर रही है। यहाँ पे लोग सक्षम नहीं हैं लोग सक्षम नहीं हैं, ये दर्शन करना चाहते हैं, इनकी आस्था है, तो इस आस्था की पूर्ति कर रही है। यह एक सकारात्मक अभिव्यक्ति है, ये ध्यान से रखना है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि सरकार किसी धर्म को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि संपन्न व्यक्ति ये कहीं भी जाके दर्शन कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, जिस तीर्थ स्थल पर जाना हुआ वहाँ जा सकते हैं। लेकिन गरीब व्यक्ति अपनी आस्थाओं का पालन नहीं कर पाता है, तो उसे अपनी आस्था का पालन करने के लिए यदि कोई सरकार सहायता दे रही है तो इसे कभी भी धार्मिक नहीं माना जाएगा। इसे ये माना जाता है कि सरकार अपने नागरिकों को एक ऐसी सुविधा दे रही है जिसके लिए वे सक्षम नहीं हैं बाकियों की तुलना में। तो सरकार एक समानता लाने का प्रयास इस स्तर पे कर रही है, तो इसे हम सरकार की सकारात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, ना कि किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि सरकारें हिंदू धर्म के स्तर पर किसी को मानसरोवर यात्रा करना है, किसी को कहीं जाना है, मुस्लिमों के स्तर पर किसी को हज जाना है, या किसी को अपना अन्य जो भी मुस्लिम तीर्थ स्थल है, मक्का मदीना, वहाँ पे जाना हुआ, तो सरकारें सहायता करती रहती हैं। आप ये भी देखते होंगे सरकारें सुरक्षा व्यवस्था भी करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सरकारें अपने नागरिकों के हित के लिए सुरक्षा कर रही हैं, क्योंकि हम भारत के लोगों के लिए वहाँ पे दवाओं की सुविधा रहती है, तो किसके लिए? लोगों के लिए। सरकार ये प्रोवाइड कराती है, इसलिए कराती है कि लोग अपनी आस्थाओं का संचालन एक नैतिक तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से कर सकें, उन्हें कोई बाधा ना पहुँचे। तो इसे ये सारी चीज़ें हैं धर्मनिरपेक्ष में, ये सारी चीज़ें हैं पंथ निरपेक्ष में। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब सरकार किसी गरीब व्यक्ति को या किसी स्तर पे किसी को सहायता कर रही है, वो भी अपने धर्म का बेहतर पालन कर सके, अपनी आस्थाओं को मान सके, तो वहाँ पे हम ये नहीं मान सकते कि कोई देश सेकुलर नहीं है। कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने धर्म के प्रति आस्थावान है, जाता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो ये भी हम ये नहीं मान सकते कि वो व्यक्ति वहाँ पे हमारी सेकुलरिटी पे किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह नहीं लग रहा, क्योंकि ऑफिशियल स्तर पे ऐसा नहीं है, वो व्यक्तिगत स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये आप अगर डिटेल में समझ लिए हैं, ना समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देख लेना। यहाँ पे आप देखिए अगला, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र। इसका मतलब ये हुआ लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
यहां पे मैं लिखता हूं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, आजाद होना, लोकतंत्र एक अलग चीज है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य एक अलग चीज है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होगा, सरकारों का चुनाव लोग करेंगे, सारी की सारी ताकत जनता के हाथ में होगी और किसके माध्यम से होगी? वोटिंग राइट के माध्यम से होगी। ध्यान रखिए, गणराज्य रिपब्लिक, रिपब्लिक उसे कहते हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंग्लैंड में अभी तक वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो क्राउन या प्रिंस होते हैं, लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है वहाँ पे हम क्राउन या प्रिंस को नहीं रखते हैं, हम वहाँ पे राष्ट्रपति का भी चुनाव करते हैं। अर्थात ये राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। और ये जब राष्ट्रपति आप पढ़ेंगे तो चुनाव कैसे होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझना है, और इस पे क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आया है, रिपब्लिक कौन होगा? लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कौन सा स्टेट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा? जहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का इलेक्शन होता है, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर वही देश क्या होते हैं? रिपब्लिक होते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होते हैं। तो ये बात ध्यान से रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। वहाँ पे अभी भी राष्ट्राध्यक्ष के पद पे प्रिंस और प्रिंसेस आते रहते हैं, क्राउन आता रहता है, उनको वहाँ से लगाव है, उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यह लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह भी लगाता है कि एक ऐसा देश जहाँ पे लोकतंत्र आया और जो सबको लोकतंत्र की सीख देता है, लेकिन वहाँ का अभी भी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित नहीं होता, अर्थात उसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि वह बिना इलेक्शन के आता है, जिसे क्राउन या प्रिंस कहते हैं। लेकिन भारत की यह एक खूबसूरती है कि भारत में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और समय समय पर राष्ट्रपति का चुनाव होता रहता है, हर 5 वर्ष पे। और हमें ये भी जानना है, भारत के लोकतंत्र का सच्चा प्रतिनिधित्व भी अगर कोई करता है तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव जब होता है तो आप देखते होंगे कभी टोटल का 30% की सरकार बन रही है, 20% की सरकार बन रही है, लेकिन राष्ट्रपति वही बनेगा जिसे 50+ वोटिंग मिलेगी, अर्थात 50+। तो लोकतंत्र का मतलब होता है बहुमत, बहुमत का मतलब आधे से अधिक। तो ये जो राष्ट्रपति होता है ये सच्चे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री के स्तर पर लोकतंत्र तो यहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे उस प्रकार का सामंजस्य बैठ नहीं पाता। तो इन चुनाव में विधायक का चुनाव हुआ, जिसे आप कहते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन चुनाव में फर्स्ट इसमें जो सिस्टम यूज किया जाता है, पहले खंभा छूने की पद्धति, अर्थात जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वही विधायक बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, इस रूप में। लेकिन यहाँ पे पहले खंभा छूने की पद्धति नहीं है, जो एक कोरम पूरा करेगा 50+ का वही राष्ट्रपति बनेगा। अर्थात यहाँ लोकतंत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ लोकतंत्र का प्रोसेस चलता रहता है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान देना है, इस पे कई क्वेश्चन आए हुए हैं, कई तरीके से आए हुए हैं। जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ इजी प्रोसेस से सॉल्व करने के स्तर पे सक्षम होंगे। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे।